वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमानों से एक बार फिर मैं आपको मिलवा दूं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अब बात बंगाल की करते हैं। कोलकाता कांड का सच क्या है, ये अभी भी एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन लगातार मेडिकल स्टूडेंट्स और कॉलेज से जुड़े हुए सोर्सेज नई नई जानकारियां दे रहे हैं। अब जो डिटेल इंफॉर्मेशन सामने आई है उसने प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ साथ कई और लोगों को जांच की रडार में ला दिया है। घटना के बाद क्या हुआ, क्या प्लानिंग हुई, कैसे सच छिपाने की कोशिश हुई, कौन कौन चेहरे इसमें शामिल हैं, यह हम आपको बताते हैं। मैं ये साफ साफ मैं एडमिट करूंगा, ये खबर भास्कर अखबार ने की है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूं। दरअसल अस्पताल में जब ड्यूटी चेंज करने का वक्त हुआ, उस दौरान पीजीटी के कुछ स्टूडेंट्स की नजर सेमिनार हॉल में पड़ी हुई डेड बॉडी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी जाकर के प्रिंसिपल संदीप घोष को दी और उनके अलावा डिपार्टमेंट हेड अरुणब चौधरी को। प्रिंसिपल संदीप घोष को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वो वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को साथ लेकर सेमिनार हॉल पहुंच गए। संदीप घोष जिन लोगों को अपने साथ लेकर के गया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, उसमें यूनिट इंचार्ज सुमित तापादार, एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट द्व्यापन विश्वास, वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांत रॉय और काउंसिल मेंबर डॉक्टर अविक डे। ये सारे लोग अस्पताल में काम करने वाले लोग नहीं थे। मौके पर पहुंचने और हालात का जायजा लेने के बाद द्व्यापन विश्वास को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो मीडिया और स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स वहां थे उनके बीच में यह खबर सर्कुलेट करें कि लेडी डॉक्टर ने का मर्डर नहीं हुआ, यह सुसाइड है। सुशांत रॉय, अविक डे और संदीप घोष, ये तीनों के तीनों डॉक्टर श्यामापदा के खास हैं। फिर बता दूं डॉक्टर श्यामापदा कौन है, ममता बनर्जी के पर्सनल फिजिशियन। तो व्यूअर्स, बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए। अब जो खबर आई है, अब अगर ये खबर वेरीफाई हो जाती है तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि एक तो उस वक्त प्रिंसिपल की मौजूदगी में वहां पर 2-1 लोग और थे जो कि जिनका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं था। उन्हीं के बीच में यह डिसाइड हुआ कि हमें बताना है लोगों को बाहर जाकर के कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है, और हम ही लोग फिर इन्हीं में से कुछ लोग पुलिस से डील करेंगे। दैनिक भास्कर की खबर है जो मैं आपको ये बता रहा हूं। अब उसी क्षण से जब ये डेड बॉडी वहां पर देखी गई और इन लोगों को जानकारी हुई, क्या इस बारे में सोचा जाने लगा कि कैसे इस मामले से हमको ये मामला कुछ दबाना है या कुछ छिपाना है इसमें, ये कम से कम इस खबर में से निकल कर तो यही बात लगती है। हर्षवर्धन जी, भास्कर में खबर छापी है। ममता बनर्जी का व्यवहार और अभी डॉक्टर सुकांत मजूमदार जो भारतीय जनता पार्टी के अब तो मेरे ख्याल से सांसद हो गए हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन तीनों को अगर जोड़ें तो बहुत साफ दिखता है कि ये वैसा वाला मामला नहीं है कि किसी सरकार में कोई ऐसी घिनौनी घटना हो गई, कोई पाप कर्म हो गया और सरकार दरोगा सोच रहे हैं चलो ठीक है भाई किसी तरह से टल जाए, कुछ हल्ला हंगामा, ऐसा मसला नहीं है। यहां सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं। बाकायदा जो मुख्य आरोपी है उसकी तृणमूल कांग्रेस के उत्तरी दिनाजपुर मेरे ख्याल से वहां के एक नेता, और जो एएसआई है, जिस एएसआई को लेकर बड़ी चर्चा है, उन तीनों के एक साथ फोटो अलग अलग वो सुकांत मजूमदार ने डाले। ये जो भास्कर की रिपोर्ट है ये बता रही है कि पहले से वहां कुछ लोग थे और जब इस पर मामला आया तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो उससे संबंधित नहीं थे। उन सब का संबंध सीधे सीधे जो ममता बनर्जी के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके साथ, फिजिशियन। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो ये तार सीधे सीधे बहुत टॉप तक जोड़ रहा है। और अगर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों के बयान देखें कि हम कर देंगे, हम ये करेंगे, उसके बाद एक सीबीआई को दे देंगे, इतने दिनों में नहीं हुआ तो फिर अच्छा चलो सीबीआई को चला गया है तो तुरंत अब वो कर दे। अब पीएम को चिट्ठी भी ममता बनर्जी ने लिख दी। इसका मतलब ये है, जो कहावत होती है चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तिनका सबको दिख रहा है, वो तिनका छिपाया नहीं जा पा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश हुई, मुझे तो नहीं ध्यान में है, सर्वोच्च न्यायालय ने तो बड़ी तीखी तीखी टिप्पणियां की हैं, अब आगे कहां तक वो जाएंगे मुझे नहीं पता है। तो कह रहे केस डायरी में बाद में पन्ने जोड़े गए और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने 30 साल के इतिहास में ऐसा नहीं देखा। मुझे तो आजाद भारत में कोई ऐसा मामला याद ही नहीं आ रहा है कि अस्पताल में इस तरह का कुकर्म हो, घृणित कर्म हो, उसके बाद मुख्यमंत्री रैली धरना प्रदर्शन करे, मुख्यमंत्री एक तरह से कहें कि वो विरोधी पक्ष की भूमिका में आ जाए और उसके बाद सेंट्रल एजेंसियों पर आरोप लगाए और अब पूछे कि अच्छा बताओ कितने दिन में क्या किया। ये
और सब कुछ जिसको कहें कि एकदम गोबर लीप पोत दिया है, अब वहां आपको कोई निशान नहीं मिलेगा। हमला करा दिया गया उन डॉक्टरों पर। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट जो सुकांत मजूमदार ने लिखा है वो, और जो इस सरकार का एक्ट है, वो साफ बता रहा है कि इसमें बहुत गहरे तक। और सोचिए, मैं आज देख रहा था, वो मुझे याद आ गया इसलिए उसको जोड़ दूं, साकेत गोखले जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, वो पत्रकारों को धमका रहा है, उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो ये सब मिला के दिखाता है कि कुछ न कुछ तो इसके भीतर है जो बहुत गंभीर है, बहुत काले पन्ने हैं। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और सीबीआई मिलकर उन काले पन्नों को सामने फिर मैं इस रिपोर्ट की बात करूंगा, भास्कर की रिपोर्ट में उसमें क्या बताया कि 4-5 लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने आपस में तय किया, फोन फान भी किए होंगे कहीं ना कहीं। 6 दिन से 1 हफ्ते से लगातार प्रिंसिपल संदीप घोष को पुलिस बुला रही है, तो कुछ कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन लिया गया हो गया, कुछ तो हुआ ही होगा। अब नॉर्मल कोर्स क्या होता है? नॉर्मल कोर्स सोचिए भाई, प्रिंसिपल हो तुम एक संस्थान के, वहां कोई सुपरिंटेंडेंट होता होगा, जो भी वहां होता होगा, डेड बॉडी मिली है सामने, भाई आप सीधा 100 नंबर मिलाओगे ना। फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या है? भाई मैं तो नहीं जानता किसी को, मेरे सामने अगर कोई क्राइम हुआ पड़ा मुझे दिख रहा है, मैं तो 100 नंबर मिलाऊंगा सर, पुलिस को बुलाऊंगा, वो आगे देखेगी उसको क्या करना है, मेरा क्या लेना देना कि मैं ये तय करूं कि बाहर जाकर क्या बोलना है। पहले पुलिस आएगी, पुलिस देखेगी, बात खत्म हो जाती है। क्यों यहां पर ये सब कुछ नहीं हो रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शिवांगी सक्सेना ने स्टोरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की है, और मुझे लग रहा है जिस तरीके से उसे सिलसिलावार स्टोरी में बताया है, सीबीआई अगर इस स्टोरी को पढ़ेगा तो उन्हें कई क्लू मिलेंगे। एक प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला जो स्टोरी में है, कि वो कौन महिला थी जिसने बेटी के पिता को फोन करके कहा था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये अभी तक नहीं पढ़ पाया है कि वो कौन महिला थी जिसने ये फोन किया। ये सीबीआई को भी कंफर्म नहीं लगा, और बेटी के पिता भी ये जानना चाहते हैं कि वो कौन महिला थी जिसने मुझे ये फोन करके जानकारी दी थी कि बेटी ने सुसाइड किया है। मुझे लग रहा है जो 3 नाम है इनका, सुशांत राय है, अविका डे, इन दोनों का मुझे लगता है कि लाई डिटेक्टर होना चाहिए, और मुझे लगता है नार्को टेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल का करा लें सर, उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। प्रिंसिपल का भी होना चाहिए, और इन 2 लोगों का, कि ये 2 तो कॉलेज से जुड़े हुए नहीं थे ना। हाँ। कैसे वो वहां पहुंच गए दोनों, उनको किसने बुलाया वहां पर, और उन्होंने, और वहां के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उन्होंने तीनों ने मिलकर वहां पे क्या डिसाइड किया, पेरेंट्स को क्यों झूठ बोला गया, किसके कहने पर बोला गया। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो ममता बनर्जी के जो डॉक्टर है, जिनका नाम आ रहा है, कि वो भी वहां पर उस समय उनके लॉबी के लोग हैं, कि मतलब वहां जो लोग वहां थे वो उनसे कनेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है उनसे भी इस बात की पूछताछ होना चाहिए इस पूरे मामले में, कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगा और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं अगर इनसे पूछताछ होगी, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई एक बड़ा एंगल निकल कर आएगा। जहां तक अभी मुझे लग रहा है इसके पीछे क्यों ममता बनर्जी सीबीआई देने से डर रही थी, उसका राज बाहर आ जाएगा। आप सोचिए, डॉक्टर जो मिसी आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर जो प्रोटेस्ट पर हैं, धरने पर हैं, वो आज तक धरने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप अब लोग काम पर लौटो। हम हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट है, आपका अभिभावक के तौर पर हमको देखिए, हम लोग ने इस मामले को ले लिया अपने हाथ में, आप लोग काम पर जाइए। नहीं जा रहे हैं वो, क्यों? वो ये जानना चाह रहे हैं, वो एक ही बात जानना चाह रहे हैं। पहले पुलिस से जानना चाह रहे थे, अब सीबीआई से जानना चाह रहे हैं। इसमें एक के अलावा क्या और भी लोग थे? इस सवाल का जवाब हमें कोई क्यों नहीं दे रहा? अब आपने चूंकि प्रश्न की शुरुआत डॉक्टरों के हड़ताल से कर दी, मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्या यह डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है? उसको असुरक्षित किसने किया हॉस्पिटल में? उसके विरुद्ध षड्यंत्र किसने किया हॉस्पिटल में? सब डॉक्टर ही है ना, और कौन है? तो इसीलिए ये जो इशू नहीं है उसको किसने नन इशू बनाया है? मैं बार बार कह रहा हूं कि अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की या महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा एक लंबे समय का मुद्दा है, लेकिन अगर उस लेडी डॉक्टर को खतरा पहुंचा, उसकी सुरक्षा खत्म हुई, उसकी हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार, तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना। अरे सर फिर आप कह रहे हैं वहां इतने डॉक्टर है, प्रिंसिपल कह रहा है कि इसको आत्महत्या साबित मैंने आपको अभी बताया ना कि वो जानना चाहते हैं क्या छुपाया जा रहा है। नहीं, सुनिए, यही वो ये जानना चाह रहे हैं। इसको ठीक से समझ, डॉक्टर का जो हड़ताल है वो भी एक डेविएशन है, मूल मुद्दे की ओर कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में उस लड़के की असुरक्षा डॉक्टर की व्यवस्था से उत्पन्न हुई। उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसको छिपाना डॉक्टर ने कोशिश किया, डॉक्टर ने पुलिस के नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे केस में पोस्टमार्टम के लिए एक टीम पहले बनती है, अलग जिस हॉस्पिटल में हुआ दूसरे हॉस्पिटल से पहले डॉक्टर। मूल प्रश्न क्या आप कह रहे हैं जिससे डेविएट किया जा रहा है? वो मूल प्रश्न तो आप ही ने बताया। अभी संदीप घोष ने 4 लोगों के साथ मिलकर किया। संदीप घोष डॉक्टर है कि नहीं है? संदीप घोष तो डॉक्टर है, सारे वहां डॉक्टर हैं। तो इसलिए ये जो सुरक्षा है, देखिए
ये पूरी स्टोरी से जो बार बार साबित होती है कि ममता बनर्जी की सरकार एक माफिया की सरकार है। उसमें अस्पताल माफिया, स्वास्थ्य माफिया है, उसमें दवा माफिया है, उसमें धमकाने वाला माफिया है, पुलिस माफिया है, उनके सांसद विधायक माफिया हैं, और पूरी माफियाओं से घिरी हुई सरकार है, और वो कांटेक्ट हर जगह रखते हैं जी, और जी। उनके कारण सत्ता का उनको पूरा संरक्षण मिलता है, अपने अनुसार निर्णय करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि अगर वहां बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, इसको छुपाने की जरूरत प्रिंसिपल को क्यों पड़ती है? वही तो है सर, वही तो बात ठीक है। अब ठीक किसके जगह- कहने पे छिपा रहा अब था? ठीक जगह आ गए हैं। अब इसकी अगली लाइन ये है, वो सीधे जो मुख्य आरोपी हो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है नंबर 1, कोलकाता पुलिस से जुड़ा हुआ है नंबर 2, जो घृणित कर्म हुआ है वो एक आदमी नहीं कर सकता है, इसका मतलब और कई लोग शामिल इसका हैं, मतलब उनको बचाने की कोशिश हो इसका मतलब वहां जो लोग पहुंचे शुरुआत में, जिनके नाम इस रिपोर्ट में है, उनको मालूम था कौन है आरोपी? रही है। आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और मोटिव हो सकता है बचाने का? मैं तो सवाल कर रहा हूं, इसके अलावा कोई और मैं किसी जगह पर अनायास पहुंच जाऊं, और अनायास पहुंचने के बाद जो मेरी स्वाभाविक गतिविधि हो, कहीं हत्या हो गई, कहीं दुष्कर्म हो गया, मान लीजिए मैं पहुंच ही गया, मेरा कोई लेना देना नहीं उस जगह से, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो सीधे पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। या मेरे मन में अगर कुछ पाप आ गया, मेरा कोई जानने वाला उसमें फंसता दिख रहा, तो मैं बड़े आदमी को फोन करूंगा, अरे यार कुछ जुगाड़ है क्या, बचाओ जरा। ये दूसरा वाला लगता है। चले ठीक, मैं इसीलिए एक आदमी जो है वो जुड़ा दिख रहा है। आप देखिए, और जो लोग हैं सीबीआई के पास भी हफ्ता 10 बल के साथ सुनिए, 21 वकील खड़े थे। आप जरा दृश्य देखिए, मतलब 21 वकील किसके लिए खड़े थे? अगर एक लाइन का एफिडेविट वो तो पश्चिम बंगाल सरकार देती कि जो कुछ हुआ है ये हमारे सत्ता के लिए ये शर्म का विषय है। पश्चिम बंगाल सरकार के, वो पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट, सुनिए, 10 लाख रुपए आपको लड़की को देना है, और एक एक दिन का कितना करोड़ पैसा जा रहा है उस डॉक्टरों को। 21 वकील, और सरकार की ओर से इधर 5 वकील। आपको ये बड़ी बात लगती होगी, इधर से भी वकील थे, वहां से भी वकील थे। 5 सेंटर से इस 5 मामले में सवाल है, और 21 मैं एक लाइन जोड़ दूं। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पे पश्चिम बंगाल की तरफ से कितने 27 21 वकील क्यों खड़े ये थे। सवाल उठना कपिल चाहिए? सिब्बल सबसे बड़ा वकील क्यों ये थे। सवाल उठना चाहिए? जब संदेश खाली हुआ था तब भी ये फटकार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाशा कर रखा है, आप उसके पक्ष में क्यों खड़े होकर यहां आ रहे हैं? सरकार का काम है क्या संदेश खाली के किसी अपराधी को, आरोपी को बचाना? नहीं है ना। लेकिन शेख शाहजहां को सेंट्रल एजेंसी को न दिया जाए, उसके लिए पहले हाई कोर्ट से लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर सरकार के कंडक्ट पर आप कुछ सवाल कर रहे हो, सरकार कह रही है नहीं हमने ठीक काम किया था, तो वो अपना पक्ष रखेगी नहीं अदालत में? अपना पक्ष रखे ना। शेख शाहजहां को सेंट्रल एजेंसी की मैं इस कस्टडी से क्यों छुड़ाना? केस की बात कर रहा हूं। दो मैं वही बातें कर कर रहा हूँ कि जब भी हम क्राइम को करते हैं, जो हमने 2 सवाल पहले भी किए थे कि जो अवधेश जी कर रहे हैं, उस बेनिफिशियरी कौन है? पुलिस का, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कहां पर पहुंचता है कि सबसे पहले कि बेनिफिशियरी कौन है? तो अभी इसमें सारा बेनिफिशियरी की बात हो रही है। आपने जो बात की वो बहुत नेचुरल सवाल है कि भाई प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी इंचार्ज है, वो कोई बच्चे की लाश देखेगा तो सबसे पहले पुलिस को कहेगा कि भैया ये क्या हुआ, क्योंकि उसके लिए सबसे रिस्क वाला फैक्टर है। अब जो शिवांगी ने भास्कर में जो रिपोर्ट लिखी है, मुझे लगा ये सारे सवाल तो ममता जी खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी लोग वहां पर जिम्मेदार हैं उनसे पूछा होगा ना, भाई ये सवाल, ये कोई इतने बड़े सवाल नहीं है, तुमने ये क्या नेचुरल किया? सवाल हाँ, है, वहाँ कौन तुमने था? किया, किसने ये बताया, किसने उसको फोन किया, तो ये जवाब तो सरकार को देने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने कल भी सवाल किया था कि कपिल सिब्बल क्या जो विक्टिम है उसके साथ खड़े हैं? पश्चिम बंगाल सरकार के साथ तो खड़े हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार विक्टिम के साथ नहीं खड़ी है? यदि आप 2 चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, नहीं खड़ी है, मतलब कर रहे हैं, ये नहीं, मतलब ये 2 अलग अलग बात वही हुई कह रहा हूं। कहीं नहीं मैं खड़ी पूछा है। यदि विक्टिम के साथ चलो, खड़ी होती तो फिर तो ओके। झगड़ा ही कुछ नहीं होता बिल्कुल। इसमें। अब लेकिन केस मैं सीबीआई के समझता हूं पास कि है। प्रधानमंत्री जी को चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिख दी, तब तो प्रधानमंत्री जी को इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। कई करोड़ का फी प्रतिदिन जा रहा है सर। 21 वकील। पहले ममता जी ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला था, अब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप कुछ कीजिए, देश में महिलाएं बहुत असुरक्षित है। कमाल है क्या। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं इससे। जांच सीबीआई के पास है, कल स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, उसमें क्या है वो अभी कोर्ट ने बताया है, डिस्क्लोज किया नहीं है, तो अभी हम उसके उस जांच के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब मैं आ रहा हूं जेपीसी की ओर। वक्फ बिल पार्लियामेंट में जेपीसी के हवाले कर दिया गया। वक्फ बिल ये सरकार लेकर के आई थी कि उसमें 44 संशोधन किए गए थे, और जो मुस्लिम बॉडीज है उनका कहना था कि सरकार एक तरीके से वक्फ पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर, जो कि लाखों करोड़ की हैं, लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं।
उस पर कब्जा करना चाहती है। इस नियत से इन्होंने वक्फ को कमजोर बना दिया है। उसमें दो बातों पे उसमें जेपीसी की पहली बैठक हुई है, खबर ये है। अब उसमें बैठक के अंदर पता चला 6 घंटा बैठक चली और खूब गहमा-गहमी उसके अंदर हुई है। इसके जो अध्यक्ष हैं, इस जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, बीजेपी के सांसद वो हैं, और ओवैसी साहब भी इसके अंदर हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। उनको भी रखा गया है कि भाई हाँ तुम मतलब सबसे ज्यादा मुखर हो आप पार्लियामेंट में मुस्लिम इश्यूज पर, आप भी इसके अंदर रहिए। अब 2 इश्यूज पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है जो पता चला है। पहला तो यह कि वक्फ के जितने भी बोर्ड हैं उनमें गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, क्योंकि जो नए संशोधन है उसके मुताबिक उसमें गैर मुसलमान भी हो सकता है। तो उस पर एतराज किया गया कि इसमें नॉन मुस्लिम का क्या काम वक्फ के मामलों में। एक दूसरा जो सबसे ज्यादा आप ये कहेंगे कि जो अभी जैसे वक्फ अब तक चलता था कि भाई वक्फ तय करेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है कि नहीं है, वक्फ ने अगर कह दिया ये मेरी संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है, तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। सामने वाला इसको एक ट्राइब्यूनल में चुनौती देगा, वो ट्राइब्यूनल भी वक्फ का ही है और इसको कोर्ट में कोई ले जा नहीं सकता। तो सब कुछ ही है इसमें, जज जूरी सब कुछ वक्फ है। तो उसमें अब वक्फ की जमीन ये जमीन वक्फ की है या नहीं, ये निर्णय करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है, डीएम को दे दिया गया है। इस पर उनको बहुत सख्त एतराज है। मैं आपको बयान सुनवाने जा रहा हूं पहले अरशद मदनी साहब का, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी। अच्छा, इनका बयान आ रहा है क्या? हमारे पास जगदम्बिका पाल जी का बयान है। अच्छा, ये दोनों बयान इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ से बड़ा एतराज किया गया है, इसकी हम लोग बात करेंगे। समीर जी, जेपीसी ओवैसी साहब भी थे, ओवैसी साहब ने तो कह दिया कि 90 के दशक में ले जाओगे आप देश को, खून खराबा जब होता था, जब सांप्रदायिक हिंसा होती थी। देखिए, ओवैसी साहब ने जो जिक्र करा उसका खुला समर्थन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किया, वो भी इस कमेटी के मेंबर है। इसके अंदर कांग्रेस के मेंबर है, उन्होंने समर्थन दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सांसद है, उन्होंने किया। टोटल 31 मेंबर है। और देखिए आरोप क्या लगा रहे हैं। बयान सुनवा दूं फिर आप? हाँ बिल्कुल, आ गया बयान मेरे पास जी। पहले अरशद मदनी सुनवाई। हमारे बुजुर्गों ने जिन औकाफ को पेश किया है वो हिंदुस्तान के अंदर हजारों करोड़ बिगहे ज़मीनें हैं। आप अगर मुल्क के अंदर बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं जो वक्फी ज़मीनों के ऊपर बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, ये दूसरा मसला है। आप आज के इस मसले को देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि मजहबी एतबार, मेरी जो बात थी कि मजहबी एतबार से गवर्नमेंट मुसलमानों को मजहबी एतबार से नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये मजहबी मसला है। गवर्नमेंट मजहब की मुखालफत के अंदर जिस तरह यकसा सिविल कोड को, इसी तरह से मजहब की मुखालफत के अंदर मसाजिद के ऊपर और वक्फ के ऊपर कब्जा करना चाहती है। जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफ़र हो गया है। हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायत उलमा हिंद हो या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवसर देंगे। जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में हम 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं, वो सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। जी समीर जी बोलिए। वही साहब कह रहे हैं कि वक्फ पर ये संशोधन, इसमें बीच में सरकार का दखल देश को 90 के दौर में ले जाएगा। देखिए, कल कमेटी की जब बैठक हुई थी तो लॉ मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अधिकारी ने वहां प्रेजेंटेशन दिया और सारे प्रश्नों का वो जवाब दे रहे थे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उनका था। जगदम्बिका पाल सदस्यों से कह रहे थे कि इनकी बात सुनिए, लेकिन संजय सिंह, ओवैसी और जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के जो सांसद थे, तृणमूल कांग्रेस के वहां जो सांसद थे, मुझे तय करके आए थे कि इस बैठक में हल्ला करना है, हमें हंगामा करना है, और सीधा आरोप लगाया कि इनके पास कोई जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी से आए, और वहां हल्ला हो गया, मीटिंग खत्म हो गई। अब 30 तारीख को दूसरी बैठक होने वाली है और मैं आज आपको बताता हूं कि 30 अगस्त को जब दूसरी बैठक होगी उस बैठक में भी ये हल्ला करने वाले, क्योंकि इन्हें पता है कि इनको किसी भी तरीके से मामले को विखंडित करना है और जेपीसी के अंदर हल्ला करना है। मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जगदम्बिका पाल को देखना चाहिए कि ये सांसद क्या कर रहे हैं उसके अंदर।
ये भाई अभी- जेपीसी और में तो कल- दिया ही इसलिए कि तुम मिल बैठ के नहीं, डिस्कस अभी क्या करो। कहा था कल ही एक सांसद उसका मेंबर उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि बंबई का जहांगीर आर्ट पैलेस जो है वो भी वक्फ बोर्ड के इस पे बना हुआ है, कर्नाटका का पुराना विधानसभा भवन है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ शुक्र है है, नया वाला नहीं बंबई का ताज होटल है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ अरे है। अरशद बदनी बोले ये हवाई अड्डे जो बने हुए हैं ये वो बने भी हुए हैं वक्फ सरकार बोर्ड के की बने हुए प्रॉपर्टी करना पर। भूल गए। हाँ पूरा पाकिस्तान वक्फ की जमीन पर बना हुआ, रिक्लेम करना चाहिए इन लोगों को। ये जो भी वक्फ ये वाले सही हैं, बोले आप। पूरा पाकिस्तान वक्फ की जमीन नहीं पर बट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो ये जो वैसी बोले, वो कह रहे हैं इससे वायलेंस होगी। नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा इसमें वायलेंस की वजह क्या है। जो न सलमान कोई हिंदू खुर्शीद लड़ रहा है, न कोई हिंदू लेने जा रहा है, ये कोई हिंदू लेने जाएगा क्या? वक्फ की जमीन है, आप मिसमैनेज कर रहे हैं, आप गरीब मुसलमानों का हिस्सा मार रहे हैं, वो अपना हिस्सा रिक्लेम करेगा। सरकार की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि के नाते वो ठीक सिंपल इसका करेगी। मतलब ये कि अगर ये ऐसा होगा तो मुसलमान सड़क पर उतरेगा, नहीं, किसके खिलाफ सड़क पर उतरे? सरकार के खिलाफ। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, वक्फ बोर्ड तो वही चलाएंगे। ये मोदी जी नहीं चलाने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। सरकार ने उसमें नॉन मुस्लिम बैठाने की बात की है, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है अब डीएम तय करेगी वक्फ है कि नहीं। एक मिनट, अभी भी जो बोर्ड होता है उसको कौन चलाता है? सरकारें ही मेंबर तय करते हैं, सरकारें ही सब कुछ करती हैं, तो उस वक्त वो नहीं करते। और जो सबसे बड़ी बात है, ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है भाई, ये कोई मुसलमानों की ना हो धार्मिक संस्था है भाई क्या? बेस, अब मोटी बात समझिए ना, अभी तक सारी पावर मेरी थी, आपने मेरी पावर ही ले मैं ली। कह तो रहा हूं, तय करने की कि ये गरीब संपत्ति वक्त की है कि मुसलमानों नहीं को है। समझ में आए कि उनकी जमीन से कुछ मुसलमानों का बेहतर हो, जो गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनका कुछ हो जाए, वो करने नहीं दे रहे ये लोग। ये बदमाश हैं, ये उनके दुश्मन है।